The question is an arrangement shown in the figure. The rod of mass m held by two smooth walls remains always perpendicular to the surface of wedge of mass m. Assuming all the surface are frictionless, find the acceleration of rod and that of wedge. अब देखो इसमें तो आसान है क्योंकि लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन से तो लगवाने हैं। सिर्फ एक चीज़ इसमें है टिपिकल सी कि आपको दोनों के एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन पता करना है। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसका एक्सेलरेशन a1 है क्योंकि ये तो यही मूव कर सकती है, रॉड तो कहाँ जाएगी, और सपोज ये a2 है, ये भी यही मूव कर सकता है, तो a1 और a2 के बीच रिलेशनशिप क्या होगी? इसके दो तरीके हैं, वो समझ लीजिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। पहले मैंने यहाँ दिखाया है कि इनिशियली ये रॉड मान लीजिए इस जगह थी, ठीक है, ये वेज थोड़ा पीछे मूव कर गया तो रॉड इस जगह आ गई। अब हमें ये देखना है कि रॉड कितना मूव करी है नीचे और वेज कितना पीछे चला है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि वेज रॉड तो इतना ही नीचे आई है, ये वाली ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, और वेज कितना पीछे गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, और ये ले लीजिए। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो अगर मैं आपको यहाँ इसको बना के दिखाऊं 1 मिनट के लिए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि ये रॉड है, ये वेज है, और ये ट्रायंगल को मैंने कंप्लीट कर दिया, और आपके पास में ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो ये a1 है, ये a2 है, और ये 90 है, ठीक है जी। तो अगर आप देख लीजिए, अगर ये 90 है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस a1 बाई a2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा। ये दोनों में रिलेशनशिप है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते या एक बेटर तरीका इसका ये है कि यहाँ पे ये देखिए कि किस जगह कहाँ पे आपका मोशन नहीं हो रहा है, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर आपको मैं इस बात को इस तरीके से समझाना चाहूँ कि मान लिया ये मेरा वेज था, ये, ठीक है जी। अब जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये जो रॉड है वो हमेशा वेज के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ इस डायरेक्शन में कोई मोशन होने का मतलब ही नहीं उठता, क्या कोई मोशन हो ही नहीं सकता, यानी कि इस डायरेक्शन में ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। इस डायरेक्शन की बात हो रही है, हमेशा एक साथ रहेंगे। तो ये जो पॉइंट है जो कि कॉमन है, हम ये कहेंगे क्योंकि इस डायरेक्शन में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया कोई एक ब्लॉक है, उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, हम कह रहे हैं कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। इकट्ठे चलने का मतलब है जो भी इसका एक्सेलरेशन है वो भी इसका एक्सेलरेशन, जो इसकी वेलोसिटी है वही इसकी वेलोसिटी है, तभी तो इकट्ठे रह सकते हैं। यानी कि जब भी आपसे कहा जाए कि रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच नहीं हो रहा, तो वहाँ पे उस डायरेक्शन में रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों का या दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए, या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, ये कह सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन देख लीजिए, ये पॉइंट कॉमन है वेज को भी और इस रॉड को भी। रॉड का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मैंने माना है a1, वेज का मैंने माना है ये है a2। अब ये एंगल कितना है तो मैं नहीं जानता, ये एंगल थीटा है। तो मैं हमेशा देखता हूँ ऐसे कि ये जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर एक लाइन कोई खींच लीजिए। तो अगर आपने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे, अब तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। यानी कि इस तरफ a2 का एक कंपोनेंट जो भी इस तरफ होगा वो a1 के बराबर होगा, तभी तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होगा। या रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये a1 है और a2 है, a1 मस्ट बी इक्वल टू a2, या a1 माइनस a2 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब a2 का यहाँ जो कंपोनेंट है वो कितना है, a2 साइन थीटा। तो a2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू a1, एंड आई शुड राइट a2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू a1। ये दोनों कैसे भी आप निकाल लीजिए, एक ही बात है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेते हैं। सबसे पहले अगर आप रॉड के इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो रॉड पे फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनेगा, ये जो रॉड है इसका ये एक वेट जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, रॉड की बात हो रही है mg, और यहाँ पे रॉड का एक्सेलरेशन है a1, यहीं पे एक नॉर्मल लग रहा होगा रॉड पे, इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा यही तो फोर्स होगी। ठीक है जी, यहाँ पे सपोर्ट है, मैं मान लिया मैं ऐसे बोल देता हूँ ये ऐसे सपोर्ट है। ठीक, अब ये एंगल तो है आपके पास में थीटा। ठीक है, यानी कि mg का एक कंपोनेंट है mg cos थीटा इधर होगा और mg sin थीटा इधर होगा। इस कंपोनेंट का तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये वाली रॉड इसको, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड इसको मोशन करने ही नहीं दे रही। तो अगर मैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं तो इसके इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन है mg cos थीटा माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू m टाइम्स a1, ये आ गया। अब बात करते हैं वेज की, तो वेज की में क्या कहानी है, वेज में इसका ये mg है, कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, और ऊपर एक नॉर्मल है जो कि अर्थ लगा रही है या जो ग्राउंड लगा रहा है, इसका एक्सेलरेशन एक a2 है, इसके ऊपर ये वाली नॉर्मल फोर्स नीचे लग रही है। ठीक है जी, वही लॉजिक है, तो ये एंगल थीटा है, यानी कि n cos थीटा मस्ट इक्वल टू m a2, n cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स a2, और मेरे पास a1 इज इक्वल टू a2 साइन थीटा, ये एक रिलेशनशिप तो है ही, यहाँ से मुझे a1 और a2 निकालना है, तो n को एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक है जी, यहाँ पे n की वैल्यू है ma2, n की वैल्यू है ma2 बाय cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो आपके पास आएगा mg cos थीटा माइनस, या इज इक्वल टू कर लेते हैं, ये उधर चला जाएगा m a1 प्लस m a2 बाय कोसाइन थीटा, ये आना चाहिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें जगह मिल जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं कि a1 की जगह a2 साइन थीटा डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा इज इक्वल टू m टाइम्स a2 साइन थीटा प्लस m a2 बाय cos थीटा। एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा तो ये हो जाएगा आपके पास में m साइन थीटा cos थीटा प्लस m, और यहाँ आ जाएगा a2, तो a2 की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास आ गई mg cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय m साइन थीटा cos थीटा प्लस m, और अगर आपको a1 की वैल्यू डालनी हो तो इसमें आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज योर आंसर।